और बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से, जहां पर चंदा चोरी से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला बताया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति की प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया गया है। यह कॉन्फ्रेंस आज दोपहर अयोध्या के अरुंधति भवन में होने वाली थी, अब नए जगह पर इसको आयोजित किया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए फिलहाल उन्हें जगह नहीं मिली है। और श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति के महंत धर्मदास ने TV9 से कहा कि अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, जो कहना था वो हमने कह दिया है। TV9 से महंत धर्मदास ने कहा कि अब कोई प्रेस ब्रीफिंग, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, जो कहना था वो हमने कह दिया। महंत धर्मदास जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। महाराज जी, 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन कह रहे हैं जगह वे कैंसिल कर दी। तो कैंसिल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होना है, बस हो गया। क्या बात कहना चाहते थे? क्या बात? नहीं, बात यही तो कह दे, कल तक आपको समझाइए दिए, तो आपका क्या समझते? चलो वही बात रहेगी। हाँ। तो महंत धर्मदास जी हैं, जो कि 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होनी थी उसको, उसकी जगह को निरस्त किया गया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित कर दी गई है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी मुलाकात धर्मदास जी से हुई। उन्होंने कहा कि जो बात उनको रखनी थी कल, उन्होंने बात वो रख दी है और वही बात पर वो कायम है और अब अपने स्थान की ओर जा रहे हैं। लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, यानी तमाम मीडिया कर्मियों के सामने वो मुद्दे रखना चाहते थे। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में तो उन्होंने अपनी बात रखी थी, लेकिन आज अपनी बात वो मीडिया के सामने रखना चाहते थे। उसके लिए उनको एक तरीके से परमिशन आप कह सकते हैं कि नहीं मिली। जगह को, स्थान को जो उन्होंने चुना था, 2 बार स्थगित किया गया, यानी 2 अलग अलग जगह से उनको जगह नहीं दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और अब वो कह रहे हैं कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, वो स्थगित करते हैं और अपने स्थान को वो चले गए हैं। तो ये अब प्रशासन की तरफ से सख्ती दिखाई जा रही है। कोई पॉलिटिकल डेलीगेशन आ रहा है, उसको अयोध्या राम मंदिर में जाने नहीं दिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके अलावा अगर बात करें तो संतों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी सेवा समिति की, लेकिन उसको भी नहीं होने दिया गया और इस तरह की सख्ती यहाँ पर दिखाई दे रही है। TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ अयोध्या से मैं अभिजीत ठाकुर। और अयोध्या चढ़ावा चोरी पर सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चढ़ावा चोरी में हाथ होने से चंपत राय ने इनकार किया है। पुलिस से चंपत राय ने कहा है कि चढ़ावा चोरी में उनकी कोई भूमिका नहीं। चंपत राय ने यह भी कहा कि जानकारी मिलते ही वो सक्रिय हुए और संदिग्धों को पकड़ा। चंपत राय ने स्वीकार किया कि हेरफेर ना हो, इसकी जिम्मेदारी उनकी थी। टिन्नू यादव को लेकर भी चंपत राय ने बयान दिया। चंपत राय ने बताया कि टिन्नू यादव बहुत पहले से जुड़ा हुआ था। टिन्नू ने गलत किया, इसकी उम्मीद उन्हें भी नहीं थी। हालांकि सवाल अब भी उठ रहे हैं, क्या चंपत राय सारा ठीकरा दूसरों पर फोड़ना चाहते हैं? क्या चंपत राय जिम्मेदारी की बात कहकर बचना चाहते हैं? क्या चंपत राय अपने ही लोगों पर दोष मढ़कर खुद को बचा रहे हैं? इन खबरों के बीच चंपत राय के भाई का बयान भी सामने आया। ये राजनीतिक स्टंट है और जब आदमी इतने बड़े ओहदे में बैठा होता है तो ये विपक्ष वाले इस तरह की बातें अमूमन करते हैं कि इन्होंने ये कर लिया, जबकि ऐसा नहीं है। और जिन लोगों ने ये काम किया है उन्होंने जो है इनके साथ विश्वासघात किया है। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक और बड़ी खबर सामने आई है। राम मंदिर के रेडियो मेंटेनेंस अफसर का तबादला कर दिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अयोध्या से 17 साल बाद अर्जुन देव का तबादला किया गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में अब नया नाम सामने आया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने राम जन्मभूमि में तैनात रेडियो ऑपरेशन अधिकारी अर्जुन देव की भूमिका को भी जांच के दायरे में लिया। चढ़ावे की गिनती वाले काउंटिंग रूम में लगे CCTV कैमरों की निगरानी की जिम्मेदारी अर्जुन देव के पास थी। इसके अलावा राम जन्मभूमि में लगे करीब 800 कैमरों की निगरानी भी अर्जुन देव के पास थी। अब निगरानी तंत्र में उनकी भूमिका की पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में उनकी 17 साल से अयोध्या में लगातार तैनाती और ट्रस्ट के कामों में सक्रिय दखल का भी जिक्र किया गया। रामलला जब टेंट में थे तब भी RMO अर्जुन CCTV का काम देखते थे। दावा किया जा रहा है कि RMO अर्जुन देव चंपत राय के करीबी थे। अर्जुन देव का ट्रांसफर कई बार रुकवाया गया। ट्रांसफर रुकवाने के पीछे चंपत राय के दखल का भी दावा किया जा रहा है। हालांकि SIT जांच के बीच अर्जुन देव का तबादला क्यों किया गया, इस पर सवाल उठ रहे हैं। अर्जुन देव का ट्रांसफर गोरखपुर किया गया है।
बढ़ते आगे और कांग्रेस नेताओं के आज अयोध्या जाने के ऐलान को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय समेत कई नेताओं को नजरबंद किया गया। संवाददाता अभिजीत ठाकुर की एक रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में लगातार प्रशासन की तरफ से अब सख्ती देखने को मिल रही है। कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा था, राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष को होटल में ही रोक लिया गया और टेढ़ी बाजार पर कुछ संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थे, जिनको की पकड़ के पुलिस लाइन भेज दिया गया। इस वक्त हम टेढ़ी बाजार पर मौजूद हैं। आप देखेंगे कि पुलिस बल की तैनाती आपको यहाँ पर चारों तरफ दिखाई देगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचकर प्रदर्शन करना चाहते थे, कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे भी थे, लेकिन सबको हिरासत में ले लिया गया और पुलिस लाइन भेज दिया गया है। कांग्रेस नेताओं को तो यहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया गया है, सभी को पुलिस लाइन ले जाया गया है। लेकिन इसके साथ ही श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होनी थी, जो कि इसी टेढ़ी बाजार चौराहे पर सामने आप देखेंगे तो अरुंधति भवन है, यहाँ पर गेस्ट हाउस है ये, यहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होनी थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा इस जगह की अनुमति को निरस्त कर दिया गया, बुकिंग को निरस्त कर दिया गया। यहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित नहीं हो सकी। और अब खबर बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले से जुड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा है। खबर बिहार से, जहां पर आज भरत तिवारी की 13वीं है। भरत तिवारी को लेकर आज भोजपुर में उनके गांव बिलोटी में एक श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की जा रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। भरत तिवारी को इंसाफ दिलवाने के लिए आज बिहार के भोजपुर में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। भोजपुर के बिलोटी गांव में जगह जगह भरतपुर में आपका स्वागत है के पोस्टर लगाए गए। गांव के लोगों ने भरत तिवारी के नाम पर बिलोटी गांव को खुद ही भरतपुर का नाम दे दिया। ग्रामीण भरत तिवारी को शहीद मानते हैं। भरत तिवारी की तुलना भगत सिंह से करते हुए फोटो भी लगाई गई। हम लोग केवल सुप्रीम कोर्ट का आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या चाहती है, क्या न्याय के लिए आगे वो क्या प्रक्रिया कर रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में अगले को नहीं देती है सज़ा, सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, उनको फांसी की सज़ा नहीं देती है, तो आंदोलन कुल 150 का नहीं, लाखों लाख की संख्या में लोग पहुंचेंगे और आंदोलन करेंगे। इस श्रद्धांजलि सभा में 25,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इससे पहले भरत तिवारी के लिए एक महापंचायत भी हो चुकी है। जरूरत पड़ने पर आगे भी महापंचायत हो सकती है। आयोजन समिति के सदस्यों का दावा है कि भरत तिवारी को न्याय मिलने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उधर जयपुर में पैरामेडिकल परीक्षा सेंटर पर छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ की। 5.5 लाख रुपए लेकर यहां नकल कराने की तैयारी की जा रही थी। मामले में कॉलेज संचालक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जयपुर में पैरामेडिकल परीक्षा के एक सेंटर पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। सेंटर पर होने वाले पेपर को रद्द कर दिया गया। प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज परीक्षा केंद्र पर नकल करवाकर झुंझुनू के एक कॉलेज के 45 छात्रों को परीक्षा पास करवानी थी। इसके एवज में कुल 5,50,000 रुपए का सौदा तय हुआ था। परीक्षा से पहले सोमवार को जयपुर पुलिस ने नकल गिरोह में शामिल 2 कॉलेजों के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। इसमें कॉलेज के संचालक, HOD और लेक्चरर शामिल थे। नकल का मामला सामने आते ही वहां मौजूद छात्र भड़क गए। नाराज छात्रों ने कॉलेज परिसर के बाहर जमकर नारेबाजी की और हंगामा कर तोड़फोड़ किया। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित छात्रों ने कुर्सियां भी फेंक दी और परीक्षा को तुरंत रद्द करने की मांग पर अड़ गए। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों को शांत कराया, जिसके बाद राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल ने गड़बड़ी और अव्यवस्था को देखते हुए इस परीक्षा केंद्र की परीक्षाओं को अगले आदेश तक रद्द कर दिया। आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेलने वाले क्रिकेटर शशांक सिंह और उनके रिटायर्ड आईपीएस पिता बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस गए हैं। एमपी के भोपाल में दोनों के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज हुआ है। बोल, तेरे साथ क्या हुआ? मारा उसके लड़के ने, शशांक सिंह, और उसका ड्राइवर। शशांक सिंह को क्रिकेटर? हाँ, क्रिकेटर। अच्छा। और उसकी बहन। अच्छा। हाँ, और वो उसका पिता और उसके यहाँ एक सिपाही है ड्राइवर, वो सब मिलके मारे।
विपेंद्र सिंह ने पुलिस को आपबीती सुनाई और कहा कि उसके एक परिचित ने सरकारी नौकरी का झांसा देकर उसे शशांक सिंह के घर काम पर भेजा था। पीड़ित के शरीर और चेहरे पर चोट के गंभीर निशान हैं। पीड़ित के मुताबिक कई और ऐसे कर्मचारी हैं जो क्रिकेटर शशांक सिंह और उसके रिटायर्ड आईपीएस पिता के जुल्मों का शिकार बन रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि वो किसी तरह जान बचाकर वहां से भागा। उसे शशांक सिंह के रिटायर्ड आईपीएस पिता ने 3 दिनों से कमरे में बंद रखा था और कई बार मारपीट की थी। पीड़ित विपेंद्र सिंह की शिकायत पर रातीबड़ थाने में क्रिकेटर शशांक सिंह और उनके पिता शैलेश सिंह समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। और वही कर्नाटक के मंगलुरु में इंडियन कोस्ट गार्ड ने समंदर में डूब रहे 6 मछुआरों की जान कैसे बचाई, इस रिपोर्ट में देखिए। देखिए किस तरह से समंदर की लहरों में फंसे इन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद खराब मौसम में चलाया गया। तेज हवाओं के बीच समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। कई घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। शाम के समय विजिबिलिटी भी कम होने लगी, लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बीच इंडियन कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। इंडियन कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन 29 जून की शाम शुरू हुआ था। शाम करीब 4 बजे इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज सचेत को सूचना मिली कि एक मछली पकड़ने वाली नाव डूबने वाली है। नाव से मदद की गुहार लगाई जा रही थी। सूचना मिली थी कि समंदर में अचानक हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि नाव के अंदर समुद्र का बहुत ज्यादा पानी भर गया और नाव बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसी वजह से उस नाव में मौजूद सभी 6 लोगों की जान खतरे में आ गई। अगर थोड़ी भी देर होती तो सभी नाविकों की जान जा सकती थी। इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों ने बिना देरी किए अपने जहाज का रुख बदला और महज 90 मिनट के अंदर मुसीबत में फंसी नाव तक मदद पहुंचाई और सभी 6 नाविकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और मुंबई और नवी मुंबई में मानसून की बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया है। बीती रात से जारी तेज बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव है। तस्वीरें मुंबई के अलग अलग इलाके की हैं, जहां तेज बारिश के बाद जलभराव देखने को मिल रहा है। कई जगह पेड़ भी गिरे हैं। मुंबई में मानसून की जोरदार बारिश ने शहर के कई इलाकों को पानी पानी कर दिया है। सड़कें तालाब बन गई हैं, ट्रैफिक ठप हो गया है। लोगों को घरों से निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंधेरी सबवे में इतना पानी भर गया है कि उससे यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। रात भर की बारिश से अंधेरी, बांद्रा, खार, मलाड, गोरेगांव, जुहू, वर्सोवा जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा असर देखा गया है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। बीएमसी के मुताबिक अंधेरी सबवे में पानी भर गया है, जिसके बाद उसे फिलहाल बंद करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि अंधेरी सबवे मुंबई का एक ऐसा रास्ता है जो पूर्व और पश्चिम को जोड़ता है। हर रोज हजारों गाड़ियां और लोग यहां से गुजरते हैं। मानसून की बारिश में सबवे में जल जमाव होना पुरानी समस्या है। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। यूपी के फिरोजाबाद में तेज आंधी बारिश के दौरान ई रिक्शा और बाइक पर विशाल नीम का पेड़ गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। फिरोजाबाद के चिड़रई के पास सोमवार शाम आई तेज आंधी की वजह से बड़ा हादसा हो गया। यहां सवारी को लेकर जा रहे एक ई रिक्शा पर पेड़ टूटकर गिर जाने से 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के शिकार सभी लोग अलग अलग इलाके के रहने वाले हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सोमवार शाम लगभग 7:30 बजे तेज आंधी चली थी। तेज आंधी की वजह से सड़क के किनारे खड़ा एक पेड़ टूटकर ई रिक्शा पर जा गिरा। ई रिक्शा में 7 से 8 लोग सवार थे, जिसमें महिला और बच्चे बुजुर्ग भी शामिल थे। पेड़ गिरने के बाद चीख पुकार मच गई। अस्पताल के आसपास के लोगों ने पेड़ को उठाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने क्रेन के जरिए पेड़ को हटवाया और सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान हरेश, विष्णु, गजेंद्र, अमन, गंगा सिंह के रूप में हुई है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। और पश्चिम बंगाल के हल्दिया रिफाइनरी में एक बड़ा हादसा हो गया है। नैफ्था सप्लाई करने वाली पाइपलाइन में अचानक ऐसी आग भड़की कि उसकी चपेट में आने से 10 से ज्यादा कर्मचारी झुलस गए। रिपोर्ट देखिए। हल्दिया रिफाइनरी की नैफ्था पाइपलाइन में भीषण आग सुबह 4 बजे के आसपास लगी और देखते ही देखते ये एक बड़े इलाके में फैल गई।
अचानक पाइपलाइन से आग की तेज लपटें उठता देख अफरा तफरी मच गई। खबर है कि जब नेफ्था पाइपलाइन में आग भड़की, उसके आसपास रिफाइनरी के कई कर्मचारी काम कर रहे थे, जो इस आग की चपेट में आ गए। मौके पर पहुंचे रेस्क्यू टीम और फायर फाइटर्स ने घायल कर्मचारियों को बाहर निकाला और हल्दिया सब डिविजनल अस्पताल पहुंचाया। कई घायलों की हालत गंभीर है। आशंका जताई जा रही है कि ये आग प्लांट के आसपास मौजूद नेफ्था चोरी वाले पॉइंट्स के पास लगी, लेकिन अभी तक अधिकारियों ने ये दुर्घटना के कारणों का खुलासा नहीं किया है। तकनीकी टीम मामले की बारीकी से जांच कर रही है। हल्दिया रिफाइनरी का संचालन इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड करती है। यहाँ से मुख्य रूप से पूरे पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के बाजारों में पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई की जाती है। और मध्य प्रदेश के कटनी में 2 बदमाशों ने एक दुकान में घुसकर खूब हंगामा किया है। दुकान में लगी सीसीटीवी में ये मंजर रिकॉर्ड भी हो गया। रिपोर्ट देखिए। वीडियो कटनी के घंटाघर इलाके का है, जहां एक किराना दुकान में 2 बदमाश रात के समय अचानक घुस जाते हैं। दोनों बदमाशों के हाथों में डंडे थे। दोनों दुकान के मालिक को धमकाते हुए पैसे की डिमांड करने लगते हैं। कुछ देर की बहस के बाद एक बदमाश दुकान के मालिक के बालों को पकड़ लेता है। वहीं दुकानदार भी एक बदमाश को डंडे से पकड़ लेता है, जिसके बाद बहुत देर तक दुकान के अंदर हंगामा चलता रहता है। इस बीच दूसरा बदमाश लाठी को जमीन पर पटक कर दुकानदार को फिर से डराने की कोशिश करता है। वीडियो के आखिर में देखिए कैसे दुकानदार बदमाश की लाठी को छीन लेता है। कुछ देर बाद 2 बदमाश अपने साथी को पकड़कर दुकान के बाहर लेकर चले जाते हैं, लेकिन दुकान के बाहर भी ये बदमाश खूब हंगामा करते हैं। हंगामा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अचानक दोनों बदमाश दुकानदार पर हमला बोल देते हैं। पूरी वारदात दुकान के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो जाती है। दुकान के मालिक की शिकायत पर पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा बदमाश फिलहाल फरार है। राजस्थान के मारवाड़ में रेलवे स्टेशन पर देर रात आग से हड़कंप मच गया। एक फूड स्टॉल में भड़की आग ने लाखों का सामान जलाकर खाक कर दिया। देखिए। मारवाड़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लपटों का ये कहर रात करीब 2 बजे के आसपास देखने को मिला। आग सबसे पहले फुटओवर ब्रिज के पास एक फूड स्टॉल में भड़की और देखते ही देखते प्लेटफॉर्म पर रखे पार्सल और दूसरे सामान तक पहुंच गई। आग के लपटों ने ऐसा विकराल रूप लिया कि पूरा फूड स्टॉल मिनटों में ही आग का गोला बन गया। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग दहशत में भाग गए और अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ, जीआरपीएफ और रेलवे प्रशासन मौके पर पहुंचा और बचाव कार्य शुरू कर दिया। दमकल की गाड़ियों को आने में वक्त लगता, लिहाजा ट्रेन में पानी भरने वाले वाटर पाइप से ही आग पर काबू पाने की कोशिशें की गई। जब तक आग पर काबू पाया जा सका, तब तक पूरा फूड स्टॉल और पार्सल जलकर खाक हो गए थे। दावा है कि इस अग्निकांड में फूड स्टॉल में रखी करीब 1 लाख रुपए की नकदी भी जल गई। पीड़ित ने मुआवजे की मांग की है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और न ही उस समय प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन ही खड़ी थी। और वहीं जयपुर में एक कार के अंदर रेजिडेंट डॉक्टर का शव बरामद हुआ है। डॉक्टर शराब के नशे में कार का एसी चलाकर सो रहे थे। पेट्रोल खत्म होने के कारण कार बंद हो गई, जिससे एसी भी बंद हो गया और उसके बाद दम घुटने से उनकी मौत हो गई। बंद कार के अंदर गर्मी होने की वजह से दम घुटने से एक डॉक्टर की मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने कार का शीशा तोड़ा और शव को बाहर निकाला। मामला आदर्श नगर थाना के बर्फ खाना का है। डॉक्टर की पहचान झुंझुनू के रहने वाले संदीप कुमार शर्मा के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 37 साल थी। संदीप फिलहाल एसएमएस मेडिकल कॉलेज के स्किन डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट थे। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा। आदर्श नगर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसएमएस हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया। आदर्श नगर थाना अधिकारी मनीष गुप्ता ने कहा कि दोपहर करीब 3 बजे राहगीरों से सूचना मिली कि बर्फखाना के पास सड़क किनारे खड़ी कार में एक युवक बेसुध पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को खोलने का प्रयास किया और ड्राइवर सीट पर बैठे युवक को काफी आवाज लगाई। कोई हलचल न होने पर कार का शीशा तोड़कर गेट खोला, लेकिन तब तक डॉक्टर संदीप की मौत हो चुकी थी। कार की तलाशी में शराब की बोतल भी मिली है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। फांसी लगाने से पहले युवक ने एक इंस्टाग्राम पर वीडियो भी बनाया, पत्नी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया।
28 साल के राहुल ने अपनी दुकान के पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। राहुल की 2024 में ही शादी हुई थी। वो कपड़ों की दुकान चलाता था। इसी दुकान में उसने फांसी लगाकर जान दे दी। राहुल का आरोप है कि उसकी पत्नी ने मानसिक रूप से उसे इतना परेशान किया था कि वो आत्महत्या कर रहा है। जान देने से पहले राहुल ने एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। उसने आज तक मुझे हमेशा दुखी करा है। उसका गिले मैं घर में झाड़ू मारता हूँ, पोछा कर देता हूँ, उसके बर्तन धोता हूँ। सब कुछ करने के बाद भी वो मेरे हरदम खिलाफ रहती है। मेरी फैमिली को पूछती ही नहीं है। पहले घर में ऊपर नीचे उसने अलग करा, उसके बाद आज उसने मुझे बिल्कुल घर से अलग कर दिया है। फिर भी उसकी लड़ाई ख़त्म नहीं होती। परसों मेरे से उस पर वाइपर उठ गया था किसी लड़ाई के चलते। फिर उसने मेरे खिलाफ पुलिस केस कराए। पुलिस ने राहुल के ससुराल पक्ष के 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस राहुल के आरोपों की जांच में जुटी है। राहुल ने अपनी संपत्ति बहनों को देने की अपील की है। बिहार के गया में एक युवक का 4 लड़कियों के साथ अश्लील वीडियो सामने आया है। अभियुक्त का नाम रेहान अंसारी है, जिस पर रेप के भी आरोप लगाए गए। आरोप है कि इस लड़के ने कई हिंदू लड़कियों के साथ अश्लील वीडियो बनाए और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब इस कड़ी में एक नाबालिग छात्रा ने रेहान पर आरोप लगाया है। मामले में नाबालिग के भाई ने सोमवार को अभियुक्त के खिलाफ बांके बाजार थाने में पॉक्सो और SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई है। पुलिस के हाथ कुछ वीडियो भी लगे हैं। इसमें से एक वीडियो में अभियुक्त नाबालिग लड़की के साथ नजर आ रहा है। पुलिस के मुताबिक वीडियो किसी पहाड़ पर बनाया गया। FSL की टीम भी जांच में जुटी है। फिलहाल रेहान अंसारी फरार है। पुलिस के मुताबिक आशंका है कि वो गिरफ्तारी के डर से दिल्ली या मुंबई भाग गया। पुलिस की विशेष टीमें उसके संभावित ठिकानों पर लगातार छापामारी कर रही हैं। बताया जा रहा है कि नाबालिग पीड़िता इंटर की छात्र है। वो किराए के मकान में रहकर पढ़ रही थी। उसके माता पिता दिल्ली में काम करते हैं, जबकि उसका भाई गांव में रहता है। पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो सिर्फ एक लड़की का नहीं, बल्कि कई लड़कियों से जुड़े वीडियो सामने आए हैं। और अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में सोमवार को डकैत जगन गुर्जर की हत्या कर दी गई। भरतपुर के कुलदीप जगीना हत्याकांड के अभियुक्त विष्णु ने जगन गुर्जर की टॉवल से गला दबाकर जान ले ली है। रिपोर्ट देखिए। अजमेर में हाई सिक्योरिटी जेल में बंद खूंखार डकैत जगन गुर्जर की हत्या के बाद परिजनों में भारी रोष है। परिजन बाड़ी कोतवाली पुलिस थाने शिकायत लेकर पहुंचे। घटना अजमेर की होने की वजह से पुलिस ने परिजनों को अजमेर में मुकदमा दर्ज कराने की सलाह दी। जगन गुर्जर के बेटे आसाराम गुर्जर ने मामले की जांच CBI से कराने की मांग की है। जगन गुर्जर के बेटे आसाराम ने बताया कि 3 महीने पहले ही उनके पिता को धौलपुर जिला कारागार से अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल ट्रांसफर किया गया था। अजमेर जेल में जगन गुर्जर का छोटा भाई पप्पू गुर्जर भी सजा काट रहा है। आसाराम ने बताया दोनों भाई एक बैरक में बंद थे, लेकिन जेल प्रशासन ने जगन गुर्जर को कुलदीप जगीना हत्याकांड के अभियुक्त विष्णु गुर्जर की बैरक में शिफ्ट कर दिया। सोमवार को विष्णु गुर्जर ने जगन गुर्जर की हत्या कर दी। मेरे पप्पू अंकल भी वहाँ पे 2 साल से रह रहे हैं पहले से। उनको भी पहले खतरा था, फिर भी प्रशासन ने यहाँ धौलपुर जेल से उनको वहाँ भेज दिया। मैंने बेगम साहब के पास एप्लीकेशन दिया, मैंने मेरे अंकल का ट्रांसफर करो, पापा जी का करो, कोई सुनवाई नहीं हुई। कल वे दोनों साथ में रहते थे, तो कल उनको अलग किया है दोनों को। आज ये हत्या हुई। हत्या करने वाला विष्णु का नाम बता रहे हैं। मुझे प्रशासन जेल प्रशासन से CBI निष्पक्ष जांच कराने की मांग करता हूं। और यूपी के गाजियाबाद में ट्रांसफार्मर में धमाका हुआ। धमाका होने से खोड़ा इलाके की 4 दुकानें और कई गाड़ियां जलकर राख हो गईं। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में देर रात ट्रांसफार्मर ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। ट्रांसफार्मर में धमाके के बाद आग बिजली की केबलों से होती हुई आसपास की 4 दुकानों और मकानों तक पहुंच गई। आग की लपटें इतनी विकराल थी कि शहर के कई फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियां बुलानी पड़ी। हालांकि आग फैलते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, जिससे जानमाल की कोई हानि नहीं हुई। लेकिन आग को काबू करने में फायर कर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सकरी गली थी, जिसके कारण फायर टेंडर अंदर नहीं घुस पा रहे थे। तत्काल FQRV को अंदर घुसाते हुए साथ ही 700 से 800 मीटर लंबी दूरी तक होज लाइन फैलाई गई और दूसरी साइड से भी गाड़ी भेजी गई और लगातार दोनों साइड से पंपिंग करके जो है लगातार फॉर्म की पंपिंग की गई। चूँकि जला हुआ मोबाइल ड्रमों भरा था, जिसके कारण बहुत ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। आसपास के मकानों को एहतियातन के तौर पर खाली कराया गया। ट्रांसफार्मर से निकली आग की लपटें 2 किलोमीटर दूर तक नजर आईं। आग में एक ऑटो समेत 3 वाहन भी जलकर राख हो गए। 4 दुकानों के अलावा 3 घरों को भी इस आग से गंभीर क्षति पहुंची है।
और दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक ऐसे ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है जिसे दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक ऑपरेट कर रहे थे। मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो विदेशी नागरिक हैं जो काफी वक्त से दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे थे और ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जाल बिछाकर इन्हें शादीपुर फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस को इनके पास से 71 ग्राम एम्फेटामाइन ड्रग बरामद हुआ है। बरामद ड्रग की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि दक्षिण अफ्रीकी नागरिक की गिरफ्तारी के बाद निहाल विहार और निलोठी इलाके में छापा मारा गया, जहां से 2 अन्य अभियुक्त पकड़े गए, जिनमें से एक नाइजीरिया का है जबकि तीसरा भारतीय नाइजीरिया मूल का बताया जा रहा है। पूछताछ में अभियुक्तों ने कपड़ों के आयात निर्यात के बहाने ड्रग खरीदने और उसे बेचने की बात कबूल की है। पता ये भी चला है कि अभियुक्तों में से 2 का वीजा काफी वक्त पहले ही एक्सपायर हो चुका है। बावजूद इसके ये अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे थे। पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि इनके तार किन किन राज्यों में जुड़े हैं। अभियुक्त के मोबाइल, बैंक लेन देन और डिजिटल रिकॉर्ड की भी जाँच की जा रही है। जबलपुर क्राइम ब्रांच और आधारताल थाना पुलिस ने महिलाओं के कानों से झुमके लूटने वाले एक शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है। रिपोर्ट देखिए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिग समेत 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के कब्जे से लूटे गए 6 जोड़ी झुमके, चोरी की रेसिंग बाइक और दूसरे सामान समेत करीब 8 लाख रुपए का माल बरामद किया गया। पुलिस ने अभियुक्तों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आशंका है कि पूछताछ में कई वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। एएसपी क्राइम जितेंद्र सिंह की अगुवाई में क्राइम ब्रांच और आधारताल थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की। अभी जो पूछताछ हुई है, जो बरामदगी हुई है, उसमें इनके पास से अलग अलग थाना क्षेत्रों में जो वारदातें हुई हैं उसमें जो छीनी गई थी वो बरामद हुई हैं। अब इसमें चूंकि आधारताल क्षेत्र में कार्रवाई हुई है, अलग अलग थाने भी जब आएंगे तब भी और आगे जानकारी आएगी। पुलिस के मुताबिक 21 जून से 27 जून के बीच ओमती, तिलवारा, माढ़ोताल, बरगी, पनागर और आधारताल थाना इलाके में महिलाओं के कानों से झुमके छीनने की लगातार घटनाएं सामने आई थीं। सभी वारदातों का तरीका एक जैसा था। आरोपी बाइक पर आते, महिलाओं के कानों से झुमके झपटकर फरार हो जाते। महाराष्ट्र के पालघर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें एक शख्स की जान चली गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के वक्त इस कार में एक ड्राइवर समेत 4 लोग मौजूद थे, जिसमें एक की मौत हो चुकी है। एक्सीडेंट महाराष्ट्र के पालघर में हुआ। सभी लोग इसी कार में सवार होकर शिरडी से दर्शन करके लौट रहे थे। तभी अचानक साई भक्तों की कार जवाहर विक्रमगढ़ रोड पर हादसे का शिकार हो जाती है। बताया जा रहा है कि एक कुत्ते को बचाने की कोशिश में ड्राइवर कार पर से कंट्रोल खो देता है और ये कार सड़क से उतरकर करीब 100 मीटर दूर झाड़ियों में घुस जाती है। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। किसी तरह से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला जाता है। हादसा इतना भीषण था कि कार में मौजूद 27 साल की श्रद्धा संतोष भनात की मौत हो जाती है, जबकि कार में मौजूद 2 और लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। गंभीर हालत में दोनों को विक्रमगढ़ हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। हालांकि हादसे में कार का ड्राइवर पूरी तरह सुरक्षित है। हादसे की सूचना पाकर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर हादसे वाली जगह की जांच की, साथ ही ड्राइवर से हादसे को लेकर पूछताछ भी की। यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रेलर और निजी बस की टक्कर में 4 यात्रियों की मौत होगी, जबकि 24 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे थे, बस अचानक से जो है लड़ गई। सामने एक कोई ट्रक था, जैसा बताया जा रहा है सभी लोगों के द्वारा, तो ट्रक खड़ी हुई थी और बस जा रहा था। हमें ऐसा लगता है कि शायद ड्राइवर को नींद वगैरह आ गई, इसलिए जो है अपना बस टकरा गई। दुर्घटना के तुरंत बाद ही ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां 4 को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के वक्त बस में 65 यात्री सवार थे। आगे गाड़ी चली है तो सब लोग बोले डगमगा रही है, फिर उसके बाद आगे आई है कौन सी गाड़ी से वो अंदर वो चली गई बस। यात्रियों ने बताया कि बस लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। इसी दौरान थाना राया क्षेत्र में माइलस्टोन संख्या 112 के पास बस सड़क पर चल रहे ट्रेलर के पीछे से तेजी से टकरा जाती है।
फिलहाल पुलिस मृतकों की पहचान में जुटी है, जरूरी कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर यूपी के कानपुर से, जहां पर एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार सवारों ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। विरोध करने पर कार सवार युवकों ने बाइक सवार युवक की पिटाई की और उसे जबरन कार में बैठाकर ले जाने की कोशिश करने लगे। मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी जब वीडियो बनाने लगे तो उन्होंने पुलिसकर्मी को धमकी देते हुए कहा कि भोले सिंह को जानते हो, ताऊ जी हैं वो हमारे। हंगामा बढ़ने पर पुलिसकर्मी ने फोर्स मांगी, लेकिन जब तक मदद पहुंची तब तक अभियुक्त मौके से फरार हो चुके थे। आपको बता दें कि भोले सिंह लोकसभा में सांसद है। आपके सामने कर रहा नहीं कर रहा, निकलो खत्म करो, बात नहीं खड़े, ठीक है, बुला जिसको बुलाना है। वीडियो नहीं बनेगी, घर के ले जा। सिंह को जानते हो, ताऊ जी लगते हैं, लो बात करो। मिंटू उनका पीए बहु वीडियो बनाने का शौक है ना, क्या नाम है? पुलिस वाले बैठे तो क्या बैठे भैया। बढ़ते आगे, राजस्थान के कोटा में बेखौफ बदमाशों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ करना शुरू की। घटना बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के आदर्श विहार इलाके की है, जहां देर रात दो गाड़ियों में सवार होकर आए 5 से 6 बदमाशों ने कॉलोनी में जमकर बवाल किया। बदमाशों ने गाली गलौज भी की, कई घरों और बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। ये देखिए तस्वीरें, पत्थर फेंके गए, पत्थरों से तोड़फोड़ की गई। कॉलोनी के ही एक युवक ने बदमाशों की हरकत अपने मोबाइल फोन में कैद कर ली, रिकॉर्ड कर ली, जो अब पुलिस के लिए अहम सबूत है। तो पुलिस अब अभियुक्तों की तलाश में जुटी हुई है, पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है। इन तस्वीरों में आपको ये आरोपी दिखाई दे रहे हैं जो कि पत्थर फेंक रहे थे, जमकर तोड़फोड़ की गई। और पंजाब के अंबाला में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 4 साल का मासूम खेलते खेलते 220 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया। यहां राहत और बचाव कार्य जारी है। बच्चे को बचाने के लिए कोशिशें जारी है। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने पिता, चाचा और चचेरे भाई के साथ खेत पर घूमने गया था, तभी वो खेत में ही खुले ट्यूबवेल के गहरे बोरवेल में जा गिरा। बच्चे के बोरवेल में गिरने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पहले गांव वालों ने बच्चे को बचाने की कोशिश की, परिवार वालों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी, उसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और 3 जुलाई से शुरू हो रहे अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। सांबा जिले में सीमा से सटे इलाकों में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान और सुरक्षा बलों का मॉक ड्रिल देखने को मिला है। अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और पुलिस के जवान शामिल रहे। सुरक्षा बलों का कहना है कि यात्रा के दौरान किसी भी तरह की चुनौती से निपटने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। हम अभी श्रीनगर के पांथा चौक बेस कैंप में हैं और आप देख सकते हैं कि अभी मॉक ड्रिल चल रहा है और ये संभावित तौर पर एक आतंकी हमले के समय किस तरीके की तैयारियां जो है वो जो है देखी जा सकती है। कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहला अटैक हो गया, अब जो है रेनफोर्समेंट किस तरीके से एक इस समय जो है आपातकाल स्थिति में किस तरीके से रेनफोर्समेंट जो है वो आएगी और उसके बाद किस तरीके की पूरे तरीके से ये ड्रिल रहेगी, इसका जो है एक यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है। मॉक ड्रिल के जरिए से विशेषकर ये तैयारियां भी जो है वो देखी जाती है कि ऐसी आपातकाल स्थिति में किस तरीके से जो है जो विशेषकर ऐसे घटनास्थल पर किस तरीके से जो सुरक्षा बल है वो किस तरीके से जॉइंट फोर्सेस जो है वो किस तरीके से पहुंचेगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एसओजी की टीम है किस तरीके से ये घटनास्थल और पूरे ऐसे आतंकी स्पॉट को किस तरीके से कवर करेगी और किस तरीके से जो है सक्षम है वो ऐसे हमले में जो है बिल्कुल जो है इसको किस तरीके से इस पर काबू पाया जाए और किस तरीके से ऐसे पूरे आतंकी स्थल को किस तरीके से जो है पूरा जो है कवर किया जाए और जो आतंकी छुपे हुए होंगे उनको समय रहते किस तरीके से जो है समय रहते जो है
उनको मार गिराया जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पे विभिन्न टीम्स है, जो एसओजी की टीम्स है, वो किस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि अभी रेस्पॉन्सेस जो है एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सेस एसडीआरएफ की टीम्स भी अब आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं कि स्पॉट्स पर जो है वो आ रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट हॉक आई के चलते कश्मीर में विशेषकर अगर हम कहें अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित करने का एक बड़ा प्रोग्राम किया गया है, जिसमें बता दें आपको कि थर्मल बॉडी कैमरास के साथ साथ जो सीसीटीवीज़ है, बता दें 1000 से ज़्यादा सीसीटीवी जो है पूरे यात्रा प्रोजेक्ट्स में, इसमें हॉकाई प्रोजेक्ट में जो है वो यूज़ किए गए हैं, जो कि 360 डिग्री मूव कर सकते हैं। साथ ही साथ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की जा रही है और 5 ऐसे ड्रोन यानी एंट्री ड्रोन यूनिट्स भी जो है इस साल बनाए गए हैं, ताकि समय रहते जो है किसी भी ऐसी गतिविधि पर जो है लगाम लगाई जाए और ऐसी गतिविधि पर बार बार यात्रा के चलते नज़र रखी जाए। कैमरामैन सैयद मुर्तज़ा के साथ मेरा जमा, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर।